हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम आपको फंक्शंस के नेक्स्ट टाइप सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑनटू फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको इंजेक्टिव फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें यहाँ पर हम सर्जेक्टिव फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। सर्जेक्टिव या ऑनटू फंक्शन, ये फंक्शंस के टाइप्स का दूसरा टाइप है। ठीक है, अब यहां पर कोई भी फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन कब कहलाते हैं, वह कौन सा कंडीशन है जब किसी फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑनटू फंक्शन कहेंगे। तो एक एग्जांपल से इसे समझना होगा। इसके लिए हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं एक फंक्शन है सेट x से सेट y में, और y इक्वल्स टू fx। यह आपको जब एग्जांपल दिया जाएगा तो वहां पर y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू कुछ न कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक डायग्राम लेते हैं। समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है डायग्राम। डायग्राम से समझना है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को बनाने का मेथड सीखना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम डायग्राम के थ्रू यहां पर समझेंगे कि कब किसी फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो इसके लिए यहां पर दो सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल सेट x को रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल सेट y को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम मान लेते हैं कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें हम एलिमेंट मान लेते हैं, यहां पर एज्यूम कर लेते हैं 2 6 8, और इसमें तीन ही एलिमेंट रखते हैं फिलहाल। और यहां पर कुछ इस तरह से जो एलिमेंट्स सेट x के सेट y से कनेक्टेड हैं वह कुछ इस तरह से दिखाया गया है, और ये फंक्शन का नाम f है। ठीक है, तो हमारे सामने एक फंक्शन इस डायग्राम में शो किया गया है, सेट x से सेट y के एलिमेंट के बीच है। ठीक है, तो यहां पर किसी भी फंक्शन को सर्जेक्टिव होने के लिए एकमात्र कंडीशन है कि कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का कुछ न कुछ प्रीइमेज डोमेन में होना चाहिए। कोडोमेन के एवरी एलिमेंट मतलब एक भी एलिमेंट कोडोमेन का खाली नहीं छूटना चाहिए। हर एक एलिमेंट का कुछ न कुछ प्रीइमेज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब जाकर वह फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कोडोमेन में यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, और एवरी एलिमेंट यहां पर किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज है। जैसे यहां पर 2 1 और 2 का इमेज है, तो इस वजह से 2 का प्री इमेज कौन कौन होगा, 1 और 2। इसी तरह से 6 इसका प्री इमेज 3 एंड 4 है, और 8 इसका प्री इमेज 5 है। तो यहां पर कोडोमेन में एवरी एलिमेंट, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। अगर फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में होता है तो पहला सेट सेट x यहां पर डोमेन कहलाता है, और बाद वाला सेट को कोडोमेन कहा जाता है। ये सब आप जानते ही होंगे। तो कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का यहां पर प्रीइमेज डोमेन में है। ये एकमात्र कंडीशन है किसी भी फंक्शन को सर्जेक्टिव होने का। ठीक है, तो यहां पर यह एग्जांपल एक सर्जेक्टिव फंक्शंस के टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं सच दैट every element of codomain, every element of codomain must has a pre-image, has a pre-image, या pre-image एक से अधिक pre-images भी हो सकता है। ठीक ना, every element of codomain must has have a pre-image या pre-images in domain। ठीक है, ये एकमात्र कंडीशन है। और एक दूसरा कंडीशन मतलब इसी में हम समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर रेंज निकालेंगे तो रेंज में क्या क्या होगा। रेंज जानते हैं, किसी भी फंक्शन का रेंज इमेजेस के कलेक्शंस को कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर रेंज निकालें, रेंज फंक्शन का नाम क्या है, f, और रेंज जानते हैं, इसको डिनोट करते हैं यहाँ पर रेंज f या f
एक्स, ऐसे भी लिखेंगे फंक्शन का नाम और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में डोमेन का सेट के नेम को अगर लिखते हैं तो ये फंक्शन के रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो रेंज मतलब इमेजेस के कलेक्शंस के सेट्स को कहा जाता है। तो यहाँ पर इमेज 1 और 2 का 2 है, 3 और 4 का 6 है और 5 का 8 है। यहाँ पर 2, 6, 8 और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो रेंज हमारे सामने है वो एग्जैक्टली कोडोमेन के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, y, दैट इज यहाँ पर कह सकते हैं रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, इसको यहां लिखते हैं रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो अगर किसी फंक्शन को सर्जेक्टिव है या नहीं है यह मालूम करना है, ये तो मेन डेफिनेशन हो गया। उसके अलावे हम यहाँ पर उसका रेंज निकालने जाएंगे और रेंज और कोडोमेन अगर आपस में इक्वल है तब भी वह फंक्शन सर्जेक्टिव या ऑनटू फंक्शन के कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जानते हैं अगर एक भी एलिमेंट अगर इसका कोडोमेन का प्रीइमेज नहीं होगा तो वह उस कंडीशन में ऑनटू या सर्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर एवरी एलिमेंट कनेक्टेड होता है। ठीक है, कोडोमेन का एवरी एलिमेंट डोमेन के कुछ न कुछ एलिमेंट से कनेक्टेड होता है और इस तरह से अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज में इसके सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंडर विजिबल होंगे, जिस वजह से यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन होने का कंडीशन था। डायग्राम से हमने आपको समझाया, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब एक्चुअल में जो क्वेश्चंस हमारे सामने होगा जिसमें बिना डायग्राम के सहारे हमें मैथमेटिकल्स जो ऑपरेशंस हैं मतलब सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस को अपनाकर किसी क्वेश्चंस को हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल से हम आपको सिखाते हैं। तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर हम रेंज निकालने के लिए जानते हैं तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल्स आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, या अगर हम दिखा दें कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का प्रीइमेज डोमेन में है लॉजिकली, तब भी वह क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वह इनटू होगा। हालांकि यह सिलेबस में नहीं है फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है मतलब अगर वो सर्जेक्टिव नहीं है, जिसे ऑन टू के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वह ऑटोमेटिकली इनटू फंक्शन होगा। तो इनटू फंक्शन में क्या होगा कि कम से कम इसके एक एलिमेंट कोडोमेन के कम से कम एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में नहीं हो तब जाकर वह क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। और इनटू फंक्शन का कोई दूसरा नाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम सिर्फ आपको बता दिए हैं, आप अपने नोटबुक में इसको लिख लेना। ये शायद सिलेबस में नहीं है, अगर आपके सिलेबस में है तो फिर आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रियल एग्जांपल जो बुक्स में क्वेश्चंस हैं उसको किस तरह से डिटेक्ट करना है, किस तरह से हमें चेक करके बताना है कि यह सर्जेक्टिव है या नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, एक फंक्शन है f रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, और सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है एंड मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ठीक है, तो यह हमें चेक करना है कि यह फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं। तो इसको हम यहां पर लिखते हैं चेक इज इट सर्जेक्टिव। चेक करके बताना है कि यह सर्जेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो यहां फिगर बनाने से काम नहीं चलेगा, फिगर से हम इसको शो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स इन्फिनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो बाद वाला सेट भी इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट एलिमेंट्स इसमें है। तो इसमें कौन कौन एलिमेंट का मतलब प्रीइमेज है या नहीं है, ये फिगर से शो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एफ एक्स का जो एक्सप्रेशन है इसमें सबसे पहले देखना है एक्स क्या है और अपना वैल्यू कहां से लेगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर एक्स जो ये एक्स है ये अपना वैल्यू डोमेन रियल नंबर से लेगा। ठीक है, सिंस
x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r। अब x को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाइड किया गया है, तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स, यह भी रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर x रियल नंबर है, और रियल नंबर को अगर हम रियल नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो आंसर भी रियल नंबर आता है। फिर यहाँ पर 3x में 5 ऐड किया गया है, तो यहाँ पर 3x रियल नंबर है, और इसमें अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तब यह भी रियल नंबर होगा। तो 3x प्लस 5 जो कि वेरिएबल y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, y बिलोंग्स टू r। और जानते हैं y ये क्या कहलाता है, ये इमेजेस का कलेक्शन कहलाता है। तो y इमेजेस का कलेक्शन है, और इमेजेस का कलेक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह जो y वेरिएबल 3x प्लस 5 को रिप्रेजेंट करता है, और ये y इमेजेस के कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये इमेजेस का कलेक्शन क्या है, बिलोंग्स टू r। मतलब एक भी एलिमेंट्स यहाँ पर रियल नंबर का ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमारे सामने यह कंक्लूजन निकल के आया है कि यह रियल नंबर का ये एलिमेंट इमेज के तौर पे नहीं है। तो यहाँ पर जनरल मतलब हमारा कंक्लूजन निकला है कि इमेजेस मतलब y का वैल्यू बिलोंग्स टू r, और इमेजेस का इंफॉर्मेशन मतलब रेंज, इमेजेस का कलेक्शन मतलब रेंज का वैल्यू। तो कह सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर रेंज सेट होता है, तो सेट यहाँ पर कौन सा होगा, इमेजेस का कलेक्शन किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, ठीक है। और ये y बिलोंग्स टू r मतलब ये बाद वाले सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर रेंज इक्वल्स टू r, और ये r यहाँ पर कोडोमेन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। अब अभी आपको बता चुके हैं कि रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, सर्जेक्टिव। हेंस इट इज सर्जेक्टिव, इट इज ए सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, यह सर्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, इसको भी आप ध्यान से देखें। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है f नेचुरल नंबर से और इंटीजर में, f नेचुरल नंबर से इंटीजर में है, और यहाँ पर दिया गया है y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो चेक करना है, चेक इज इट सर्जेक्टिव और नॉट, चेक करना है यह सर्जेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर डोमेन नेचुरल नंबर है एंड नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 ये सब स्टार्ट होता है, और z यहाँ पर कोडोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, दोनों के दोनों इनफाइनाइट सेट्स हैं, और यहाँ पर fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो जब हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे या कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, उसका स्क्वायर होगा जो पॉजिटिव आएगा, फिर उसमें ऐड करेंगे 2 तब भी पॉजिटिव आएगा, और ये जो हमेशा पॉजिटिव आएगा जो y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा ये हमेशा इंटीजर से बिलोंग करेगा। लेकिन इंटीजर में बहुत सारा निगेटिव इंटीजर्स भी होता है, इसका मतलब जो भी यहाँ पर नेचुरल नंबर का हम इमेज निकालने के लिए जाएंगे वो सारा ही इमेज हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा। तो इसमें बहुत सारा निगेटिव इंटीजर्स, बहुत सारा इवन सारा निगेटिव इंटीजर्स, इसके किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं हो पाएगा। तो जब इमेज इसके निगेटिव एलिमेंट्स किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट के इमेज नहीं होगा तो उसका प्री इमेज भी नहीं होगा, और इस कंडीशन में हम बता चुके हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का अगर प्री इमेज नहीं होगा तो वह फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसका रेंज निकालने के लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस एक्सप्रेशन से मालूम हो चुका है कि यहां पर जब भी इमेज किसी भी नेचुरल नंबर का निकालेंगे तो वह क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम यहां पर एक निगेटिव इंटीजर रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, मतलब कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर यहां पर जानबूझ कर लेंगे और उसका प्री इमेज निकालेंगे। अगर उसका प्री इमेज नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली वह फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा,
क्वेश्चन को देखकर ही यहाँ पर मालूम हो चुका है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा, तो इसके फेवर में हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिकली स्टेटमेंट देना होगा। तो हम यहाँ पर लेट y इक्वल्स टू कितना, कोई भी ले लेते हैं, -1 बिलोंग्स टू कोडोमेन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका प्री इमेज निकालेंगे। तो प्री इमेज मतलब x का वैल्यू, तो y इक्वल्स टू यहाँ पर दिया गया है x² + 2। ठीक है, तो x² + 2 इक्वल्स टू -1, यहाँ पर x² इक्वल्स टू -1 - 2, देयरफॉर x² इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू √-3। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा, और x यहाँ पर नेचुरल नंबर है, इसके आगे हम प्लस लगाएंगे, लेकिन जानते हैं √-3 ये डज नॉट बिलोंग्स टू n। x इक्वल्स टू √-3 ये नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो यहाँ पर y जो कि हमने कोडोमेन, y का वैल्यू -1 कोडोमेन से लिया, इसका प्री इमेज यहाँ पर नहीं आया है, मतलब आया है लेकिन वह नेचुरल नंबर में नहीं है। तो देयरफॉर कर सकते हैं y इक्वल्स टू -1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, हैज नो प्री इमेज इसमें डोमेन। y इक्वल्स टू -1 जो कोडोमेन से लिया गया है, इसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है, hence it is not surjective, that is onto। अब यह onto नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, into होगा। एक्चुअली इट इज क्या है, हम लिख देते हैं, आपको लिखना नहीं है, क्योंकि into अगर आपके सिलेबस में है तब फिर मतलब आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली इट इज into फंक्शन, यह into फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, into इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। जैसे onto को सर्जेक्टिव बोलते हैं, 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, into को कोई दूसरे नाम से नहीं जाना जाता है, इसका कोई भी दूसरा नाम मैथमेटिक्स में नहीं दिया गया है। ठीक है, अब अगर फंक्शन एक फाइनाइट सेट से दूसरा फाइनाइट सेट में है, तो वह कब ऑनटू होगा, कब इंजेक्टिव होगा। जैसे एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, a b, ये मान लेते हैं फंक्शन का नाम f है, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं 3 2 1। तो ऑफ कोर्स यहां से अगर एरो हम डालना स्टार्ट कर दें तो जानते हैं यह यहाँ पर कुछ इस तरह से एरो जाएगा, इससे दो मतलब इन दोनों से हमने 3 के पास एरो भेजा है, मतलब ये दोनों का इमेज 3 है, इसमें 3 से 2 को भेजे हैं, अब किसी दूसरा से तो भेज नहीं सकते हैं, 4 से 1 के पास भेजे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, मतलब कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से लेस है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और ये क्या है, ऑन टू है। ठीक है, एक दूसरा केस लेते हैं, यहां पर ए बी, इस बार ए और बी में मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में इक्वल्स हैं, इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या यह, इसका नाम दे देते हैं जी, तो क्या यह ऑन टू हो सकता है अगर हम एक एक एरो हर इंडिविजुअल एलिमेंट के पास भेज दें, तब भी यह ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और यह ऑन टू है। अब हम क्या करेंगे, कोडोमेन में इससे अधिक एलिमेंट रखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं ए है, बी है, 1 2 3 4 6 7 8 9 0। अब जानते हैं इससे एक एरो निकालते हैं, इससे भी एक एरो निकालते हैं, इससे भी एक एरो निकालते हैं, इससे भी एक एरो निकालते हैं। अब तो यहाँ पर इसका नाम हम मान लेते हैं एच है। ठीक है, तो क्या अब यह ऑन टू है? नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 0 ऐसा है जिसका यहाँ पर प्री इमेज नहीं है। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ये नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, और ये कभी भी ऑन टू हो भी नहीं सकता है। मतलब कोडोमेन में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से अधिक हैं, जबकि दोनों फाइनाइट सेट हैं, तो इस केस में यहां पर कभी भी सेट
ए से सेट बी में फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है। ऑन टू होने के लिए अगर दो फाइनाइट सेट्स के बीच फंक्शन डिफाइंड है तो ऑन टू होने के लिए सबसे पहला कंडीशन जो होना चाहिए, कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से या तो लेस या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं, इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इफ एफ फंक्शन है अगर सेट ए से सेट बी में, ठीक है, और ए और बी दोनों कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, ए और बी दोनों फाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है, तो देन इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से अगर लेस या इक्वल है, देन एफ में बी ऑन टू, तब एफ ऑन टू हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर दूसरा केस, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इस केस में एफ कभी भी ऑन टू हो ही नहीं सकता है। ठीक है, देन एफ नेवर बी ऑन टू, इस केस में फंक्शन एफ कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। आप अपने बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करें, और क्वेश्चंस में अगर आपको ऑन टू के बारे में चेक करने दिया जाता है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करके बता सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाए हैं तो प्लीज आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।